Ups and downs is the part of life. But how we are going to take it, it is the art of life. आपने वो गाना सुना होगा, जब दर्द नहीं था सीने में तो खास मजा था जीने में। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, क्या है किताबों को हटा कर देखो। यतो यतो निश्चलति मनस्य चंचलम स्थिरम। स्ट्रेस एक ऐसे ग्राफ की तरह है। आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चर्चा करेंगे। और चूंकि पिछले कुछ दिनों में और खासकर अगर कोविड के बाद देखें तो सबसे ज्यादा जो बच्चों ने, जो लोगों ने पूछा या बातें की, तो उसमें एक शब्द आया कि सर बहुत स्ट्रेस है। और निसंदेह जिस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, जिस तरह कंज्यूमरिज्म आया है, जिस तरह प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसमें स्ट्रेस बढ़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। वैसे अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस होना जरूरी है। अगर ह्यूमन लाइफ है, अगर जिंदगी है, मानवीय जिंदगी है, तो स्ट्रेस होगा। आपने वो गाना सुना होगा, जब दर्द नहीं था सीने में तो खास मजा था जीने में। किसी और संदर्भ में था, लेकिन याद रखिए स्ट्रेस होना है। और वो जब ग्राफ आप देखेंगे तो समझ में जाएंगे कि स्ट्रेस क्या है। लेकिन इस स्ट्रेस में देखिए एक चीज बड़ी साफ है, जो आप साइंटिफिक तरीके से देखें, भाई हमारे पास दुनिया में जो रिसोर्स है, अगर हम भारत की बात करें या दुनिया की, तो हमारे पास संसाधन इतने हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी है, बढ़ गई। और ये ड्रॉप हो रहा है ऐसा मत देखिए, तो बढ़ ही रहा है। थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन की तरह लीजिए, स्ट्रेट लाइन की तरह लीजिए। रिसोर्स हमारा इतना है, पॉपुलेशन हमारी इतनी है। तो ज्योग्राफी में या माल्थस लॉ पढ़ा होगा कि रिसोर्स जो है वो एपी में बढ़ता है तो पॉपुलेशन जीपी में बढ़ती जा रही है। अब ये बताइए कि ये गैप जो है, ये इतना गैप है, रिसोर्स तो इतना ही है, जनसंख्या इतनी है, तो सबकी नीड पूरी होनी है। कुछ लोग अपनी लग्जरी पूरी कर रहे हैं, तो अब इसलिए कंपटीशन बढ़ेगा। यही जो गैप है ये कंपटीशन बढ़ा है। सोचिए क्या बेहतर समय होता कि जितना रिसोर्स है, मान लीजिए अगर उल्टा कर दें, रिसोर्स इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, गजब का मजा आता, दूध दही की नदियां बहती। अब क्या है, हो गया उल्टा। पहले मान लीजिए 10 पोस्ट है, आप अगर स्टूडेंट हैं, और 6 लोग अप्लाई कर रहे हैं, मजा मजा। लेकिन अभी क्या है, अभी की हालत यह है कि अगर मैं यूपीएससी का एग्जांपल लूं, 1000 सीट है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अब देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। तो जब ये ऐसा होगा तो कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी। अब क्योंकि हासिल करना है आपको, अगर मानवीय जीवन अपने गोल को सार्थक बनाना है, सक्सेस होना है, तो ये कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन, इस गैप से क्या पैदा होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, आपको प्रेशर में परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है। और एक दबाव है, क्योंकि एक टाइम पीरियड का दबाव है, सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल ये दबाव है। तो कई तरह के जब प्रेशर में परफॉर्मेंस करना होता है, जिससे आपको रिजल्ट आए जो आप सोच रहे हैं, तो यहीं से स्ट्रेस की बात आती है। और कई बार तो ऐसा होता है, वो स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है कि लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, और बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आज जो बात है वो इस स्ट्रेस कैसे पैदा हुआ, इसके कारण क्या है, और इसको किन किन चीजों पर मैनेज किया जा सकता है, मैं अपने अनुभवों से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अप्स एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट, इट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो पार्ट ऑफ लाइफ है स्ट्रेस, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ, इस स्ट्रेस को कैसे प्रबंधित किया जाए,
इसी बात पर यह चर्चा है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस को इस तरह से समझिए कि स्ट्रेस एक ऐसे ग्राफ की तरह है। जिंदगी में अगर मान लीजिए आप बहुत लेस स्ट्रेस पे हैं, ये लो है, यहां मान लीजिए मीडियम है और यहां हाई है, ये अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये जो स्थिति है, कोई आप पे स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फ्री है। मान लीजिए आप स्ट्रेस फ्री हैं, तो ये वैसी अवस्था है, या तो आप सन्यासी हैं, भारतीय परंपरा में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फकीर हैं, सन्यासी हैं, या फिर सुसुप्ता अवस्था में है, सोते हुए। वास्तविक जीवन में पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री नहीं हुआ जा सकता। अगर स्ट्रेस है तो ये आपको एक्टिव बनाएगा, ये स्ट्रेस ये आपको प्रेशर देगा काम करने का, आपको जो बाना है पीछे। अगर थोड़ा स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अनएक्टिव हो जाएंगे। तो स्ट्रेस होगा, एक तरह समझिए कि जिस तरह बाइक और कार के लिए फ्यूल जरूरी है, तो स्ट्रेस फ्यूल है, वो आवश्यक तत्व भी है। आप एक्टिव होते हैं, काम करने जाते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ऑप्टिमल पॉइंट, ये मैक्सिमम है। इस लेवल पर आदमी अपना 100% देता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ा एफिशिएंसी से वर्क करते हैं, बड़ा एफिशिएंट वर्क करते हैं, वो ऑप्टिमल स्ट्रेस है। लेकिन उसके बाद जब हम नेगेटिव साइड जाते हैं, जब स्ट्रेस आपके दिमाग पे छाने लगता है, इनपुट आउटपुट में डिफरेंस आने लगता है, यहीं से एंजाइटी क्रिएट होती है। और एंजाइटी अब यहां से निगेटिव होने लगा, और सबसे बढ़कर जब ये और बढ़ जाता है, अगर इधर देखें स्ट्रेस फ्री है, तो यहां आते आते एक तरह से आप कहिए डिसऑर्डर या डिसअरेंजमेंट होने लगता है। और ये कर्व है, यहां तक होना बड़ा पॉजिटिव है, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस, और यहां से नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेस। और आपने देखा होगा ये स्ट्रेस ही वो अवस्था है जहां पर लोग इस डिसऑर्डर यहां आते आते डिप्रेशन के लोग शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन कभी कभी इस लेवल तक चला जाता है, आजकल आप लगातार पेपर में पढ़ रहे होंगे कि सुसाइड की अवस्था तक आदमी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें इससे जुड़ती हैं। और याद रखना है कि जो सुसाइड या डिप्रेशन है वो केवल किसानों के लिए नहीं है, केवल छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े परफॉर्मर इसका शिकार हो रहे हैं। तो पहले इस बात को समझिए अपने दिमाग से, एक चीज बहुत क्लियर है कि लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है तो स्ट्रेस है। जैसा अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर आप मनुष्य हैं तो सोशल इंटरेक्शन, समाज में रहकर आपको काम करना है, और जब काम करेंगे तो परिस्थितियों में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा। क्योंकि अगर समाज से कट गए तो या तो आप संत हो गए, देवता हो गए, और अगर निगेटिव गए तो पशु हो गए, मनुष्य ही नहीं रहे। तो हमारी ये स्ट्रेस वाली बात मनुष्यों के लिए है। अब इसीलिए जब हम इस ग्राफ को इस तरह कहते हैं, तो स्ट्रेस को जब हम पॉजिटिव रूप से देखते हैं तो उसको यू स्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस। और जब इसे नेगेटिव रूप से देखते हैं तो इसी को डिस्ट्रेस कहते हैं, डिस्ट्रेस। तो ये पॉजिटिव है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, आपको कार्य करने के पीछे लगन पैदा करता है। लेकिन डिस्ट्रेस जो है ये आपकी कार्य कुशलता को प्रभावित करता है, कार्य कुशलता को प्रभावित करता है। और यहां से ये सारी चीजें फिर आप देखेंगे, आपका फोकस जो है वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा, और धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है, जो आपकी क्षमता है, वो बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करने लगता है। और आप पहले से फिर उस पर कोई भी एक टास्क आता है तो आप पहले से नेगेटिव अप्रोच बना लेते हैं। तो वो ये स्टाइल, तो हमारा स्ट्रेस देखिए दोनों आयाम है। ये स्ट्रेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये पेट्रोल है, और डिस स्ट्रेस इसी की बात हमें करनी है। एक
प्रश्न बड़ा साफ है कि सर ये आता क्यों है। कारण आप सब जानते होंगे, एक एस्पिरेंट के लिए तो बहुत क्लियर है, क्योंकि उसे परफॉर्म करना होता है, उसे रिजल्ट देना होता है, और इसीलिए इसी बात को जो सबसे मूलभूत कारण है वो है, अगर मैं एक लाइन लिखूं, सफलता। ये जो हर व्यक्ति अपने सेक्टर में जो जहां है, विद्यार्थी के लिए जिसकी तैयारी कर रहा है उसमें चयन, उसके लिए सफलता है। जो बिजनेस मैन है वो फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी कंपनी को ले आना चाहता है, इसलिए उसकी सफलता मानता है। ये आपके ऊपर है, आप क्या निर्धारित करते हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है ना पीपीपी, तो यहां पे ज्यादातर हर व्यक्ति प्रतिष्ठा, पावर और पैसा, ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना होकर ये है प्रतिष्ठा, पावर और पैसा। पूरी दुनिया इसी के पीछे है, और इससे ये नहीं कहा जाता ये सब निगेटिव है, पाना चाहिए, लेकिन ये आपके ऊपर कितना हावी होता है, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यही होड़ शुरू होती है। इसी को पाने में अगर हम कहीं कमतर होते चले जाते हैं तो स्ट्रेस हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है। एक और चीज अगर मैं कहूं, आपने वो डायलॉग सुना होगा, पेप्सी वालों ने ऐड दिया था, ये दिल मांगे मोर। तो ये जो ये दिल मांगे मोर है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। हमारी आशाओं की, हमारी उम्मीदों की, हमारी अपेक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। शायद आपने गांधी जी का वो विचार सुना होगा प्रकृति के बारे में। उन्होंने कहा था कि प्रकृति पृथ्वी के सभी मनुष्यों की आवश्यकता पूरी करने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। वही बात अगर हमारे दिमाग में हो तो बहुत कुछ पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन जिस तरह का अभी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कंज्यूमरिज्म जिस तरह हावी है, हर चीज हमें चाहिए, और इस होड़ में कि जितना जुटा लें सब कुछ हमारे लिए है, ये सारी बातें, तो कितनी जल्दी हम ये सारी चीजें हासिल कर लें और सब कुछ हासिल कर लें, इन सब चीजों ने निसंदेह जो है एक स्ट्रेस को पैदा किया है और स्ट्रेस को बढ़ावा दिया है। इसमें एक बात और अगर हम देखें कि ये स्ट्रेस इसमें इसलिए भी होता है कि कई लोग ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसा गोल बना लेते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होता, जो टाइम स्पैन में, जिसे हम कहें फिजिबल नहीं होता रियलिस्टिक की जगह, और एक टाइम स्पैन में जिसे पाया नहीं जा सकता। ऑब्वियसली जब आपको, तो सबसे पहला गोल का निर्धारण बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ को जानना चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस, नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो। इसको जानकर ही अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, मैं किस हद तक इजाफा इसको करके इस मुकाम तक जा सकता हूं, ये जरूर पता होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर पता चले कि मेरी क्षमता, अगर कोई स्केल कहा जाए तो मान लो मैक्सिमम मेरी क्षमता 10 की है और मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया है 100, तो ये बताइए अन्यथा प्रेशर आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी बात, इन सब अब हम पूरा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं मनुष्य है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तू जो चाहे धरती हिमालय को तोड़ दे, तू जो चाहे दुनिया के रुख को भी मोड़ दे, है ना, मनुष्य तू बड़ा महान है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट एक रियलिस्टिक स्केल पर्दा तो होना चाहिए। अब 10 से 15 जा सकते हैं, 20 जा सकते हैं, 100 ये क्वांटम जंप है जो साइंस और मैथमेटिक्स में लागू होता है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनिए, अपने आप, अपने लक्ष्य को देखिए, और सही में जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, जो मेहनत है, हम कहां तक जा सकते हैं, इसका आकलन जरूर करना चाहिए। इसीलिए कोई लक्ष्य है और एक जनरल उसे पाने में 2 साल लगता है, और आप, मैं टाइम पे आ रहा हूं,
आप चाहें कि 6 महीने में आईएएस बन जाए, सिलेबस तो यूं हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप बहुत ज्यादा समय चाहेंगे कि 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ लें, तो ये केवल तनाव देगा। ना तो आप रिटेन कर पाएंगे, ना आपकी एडॉप्टेबिलिटी बेहतर होगी, ना आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ना सही तरीके से सिलेबस कवर होगा। क्या जन्म देगा? तनाव, स्ट्रेस। तो इसलिए अपने गोल को और अपने रोड मैप को बहुत ज्यादा क्लियर रखिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, अगर आपने गोल निर्धारित किया और उसके लिए आपका रोड मैप बहुत तैयार है, तो आप निसंदेह मानिए कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे। मैं फिर वो लाइन अब्राहम लिंकन साहब की रिपीट करूंगा, जो आप सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। जो भी कोई काम कर रहा है, कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, जो उन्होंने कहा था कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 10 घंटे मिलता है, तो मैं 6 से 7 घंटे आरी की धार तेज करूंगा। जब आपके पास जो टूल है, जो आपको काम करना का रास्ता तैयार है, तो उस कार्य में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमने कार्य जो मिला उसको लक्ष्य मान लिया और उसके पीछे की प्रिपरेशन नहीं। तैयारी अगर मजबूत हो तो सफलता मिलेगी मिलेगी और स्ट्रेस कम होगा। इसलिए इस चीज को समझना है। आपने अभी इसी में एक पॉइंट मैं और बोलूंगा, एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्योंकि अगर आकांक्षा ही नहीं होगी तो आप महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे, है ना। बिना महत्वाकांक्षा के कोई महान नहीं बनता, कोई बड़ा काम नहीं करता। लेकिन अति महत्वाकांक्षा बड़ी करता है। ओवर एम्बिशियस होना यह ठीक नहीं। अगर मैं, चूंकि एक विवादित केस भी है सुशांत सिंह राजपूत का, सुशांत सिंह कितना हंसमुख था, आप देखते थे, स्मार्ट था, कितना बढ़िया राइज कर रहा था। एमएस धोनी में जो कैरेक्टर उसने दिया लगता था धोनी ही है। लेकिन जो बाद में आप पता चला तो ओवर एम्बिशियसनेस से वो काफी स्ट्रेस में था। वो एक साथ कई चीजें करना चाहता था। एक्टर तो थे ही, फिजिक्स में उनको विशेष रुचि थी, बहुत सारी टाउयन फिजिक्स और क्या क्या पढ़ा करते थे। ऐसे कई मोर्चे थे जहां से वो पूरी तरह कट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अब उसमें कदम रख के वो हासिल करना चाहते थे। कहीं ना कहीं इससे स्ट्रेस होगा। तो एम्बिशन की जगह अगर कई सारे आपने गोल निर्धारित कर लिए हैं, महत्वाकांक्षा की जगह अगर अति कर लिया है, ये भी एक स्ट्रेस को जन्म देता है, क्योंकि ना तो फिजिबल है और ना ही टाइम स्पेन में पाया जा सकता है। एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन जो मैनेज नहीं कर पाएगा वो केवल और केवल, जो एक्सेप्शनल नहीं होगा वो केवल स्ट्रेस ही पाएगा और निसंदेह बहुत जल्दी वो डिप्रेशन या नेगेटिव स्ट्रेस की ओर चला जाएगा, जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो इन सब चीजों पर पहला कारण था ज्यादा से ज्यादा चीजों की चाहत, ये दिल मांगे मोर, सफलता का आयाम। और दूसरा था जो मैंने कहा अति महत्वाकांक्षा। तीसरा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है तुलना, कंपेयर। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, आपने ये रिन का ऐड सुना होगा। ये मानवीय जीवन में कंपेयर करना, आप क्या हैं ये ना देखकर कोई दूसरा कैसा है और दूसरे की परिस्थितियां कैसी हैं, उसका परिवेश कैसा है, उसका बौद्धिकता कैसी है, इसको नहीं देखना, लेकिन ये तुलना करना कि जो उसके पास है वैसा ही मेरे पास होना चाहिए। अब ये तो सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, ये बड़ा स्ट्रेस देता है। और भारत में तो बड़ा साफ कहा जाता है कि हम किसी दूसरे के दुख से दुखी तो नहीं होते, लेकिन अगर कोई सुखी है तो उससे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये जो बात है, ये स्ट्रेस का, और खासकर सोशल मीडिया के दौर में इसने और इसको बढ़ावा दिया है। तुलना करते हैं, जब उसको संपन्न पाते हैं, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज देखते हैं, तो लगता है भाई ये हमारे पास क्यों नहीं है।
अरे अगर दम है तो प्राप्त कीजिए, और नहीं तो केवल बैठकर तुलना करने से केवल और केवल स्ट्रेस होगा। एक लाइन है जिसको मैं बहुत मानता हूं कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो कि बस बातें अच्छी करते हो। तो बातें अच्छी करना और अच्छा होना, इन दोनों में फर्क है। खैर ये कहानी फिर कभी। यहां पर ये बात जरूर करनी है कि अरे केवल हम ये करें कि नहीं ये मेरे सामने कुछ भी नहीं और हम काम भी नहीं कर रहे, और केवल ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा ज्ञान ज्यादा है और उसकी तरह परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, और तब भी तुलना कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल स्ट्रेस को जन्म देगा। इसलिए हमें इस तुलना से बचना है। हमेशा याद रखिए कि हेल्दी कंपटीशन जरूर, अगर एक होता है जो प्रतिद्वंदता नहीं प्रतिस्पर्धा, तुलना में कई बार तो प्रतिद्वंदता होनी चाहिए लेकिन हेल्दी होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। क्या हम कर सकते हैं या नहीं? आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। इमरजेंसी के काल में संजय गांधी जी ने किशोर कुमार से कहा कि किसी समारोह में गाना गाने के लिए। किशोर कुमार जी ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो संजय गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि बड़े जिद्दी थे, हटी अपनी बात बनवाने के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। उनको लगा इन्होंने संजय गांधी सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंदिरा गांधी के पुत्र को मना कर दिया। सारे रेडियो पर सभी समारोहों में किशोर कुमार का गाना बंद हो गया। और आपको आश्चर्य होगा कंपटीशन क्या होता है और कैसे उस समय के लोग थे। एक कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी की मुलाकात होती है मोहम्मद रफी से। रफी साहब के गाने इंदिरा जी सुना करती थी, और एक समारोह में जब रफी साहब को बुलाया गया, अच्छा माहौल देखा, तो रफी साहब ने कहा, यह बात रख दी कि किशोर के गानों पर प्रतिबंध है, ये सही नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, अगले दिन से जाकर किशोर कुमार पर प्रतिबंध हट गया। जबकि उस समय किशोर कुमार साहब का खुद कहना था कि मेरे से सबसे ज्यादा अगर किसी को थ्रेट था, क्योंकि फिल्मों की जो डिमांड थी, जो लोग, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भाग रहे थे, वो किशोर की तरफ ज्यादा भाग रहे थे। तब भी रफी साहब ने किशोर कुमार पर प्रतिबंध को हटाया। तो ये इस तरह से चलना चाहिए, ये नहीं कि तुलना करने में एक को क्या करें, प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगे। ये भी इस कारण भी स्ट्रेस आता है। और अगर हम इस हेल्दी तरीके से चलें तो दोनों एक तरह से साथ साथ चलेंगे और तुलना में कहीं पे ईर्ष्या भाव नहीं होगा। तो एक कैसे भी आपको मैनेज करना है कि तुलनाओं से बचें। नेक्स्ट, फोर्थ रीजन है, एक फिर से अगर आप देखें, अगर आप नींद को लेकर देखें, नींद स्ट्रेस बूस्टर होती है। नींद बड़ी जरूरी है। और मैं एक उदाहरण देता हूं। देखो, वृद्ध जो है, आप जैसे जैसे बीतते जाएंगे, समय आपका बीतता जाएगा, उम्र दराज होते जाएंगे, वृद्धावस्था की ओर आएंगे, आपकी नींद कम होती जाएगी। फिर जो युवा है, जवान है और बच्चा है, आप देखिए कि बच्चा सबसे ज्यादा सोता है, सबसे ज्यादा सोता है, और वृद्ध सबसे कम सोता है। अब कारण इसका यह भी है कि वृद्ध ज्यादातर अतीत में जीता है, पास्ट में जीता है। जवान बेचारे को अपने भविष्य, आप सब ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपको भविष्य की चिंता है कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मैं परिवार को क्या जवाब दूंगा, मेरी शादी कैसे होगी, है ना। तो भविष्य जो है, ये अतीत में, ये भविष्य में। बच्चा ही ऐसा है जो वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में जीता है तो खुश है, बहुत स्ट्रेस नहीं है उसको। इसीलिए आपका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि वर्तमान में जीना सीखिए। महाभारत के एक प्रसंग में तो कृष्ण ने अर्जुन से साफ कहा है कि जो केवल अतीत की बात करता रहता है वो मूर्ख है, और जो केवल भविष्य के बारे में सोचता रहता है वो महामूर्ख है। बुद्धिमान वर्तमान को संवारते हैं और फिर भविष्य जिससे सुरक्षित हो। तो ये सब
हमें एक बात और मैं बोलूंगा, इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें किसी वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न थॉट को बहुत ज्यादा नहीं देखना है। हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे जो सोशल थिंकर रहे हैं, हमारे जो फिलोसफर रहे हैं, इतनी ज्ञान की बातें हैं, ये सब अवेलेबल है। दुर्भाग्य है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम साइकोलॉजी के थ्रू पढ़े या जैसे भी जाएं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आएगी हम सारे कोड विदेशी लेने लगते हैं। खैर, मैंने इसीलिए कहा तो वर्तमान में, क्योंकि अगर आज आपका अच्छा है ना, आप खुश हैं, अगर वर्तमान ठीक तरीके से आप जी रहे हैं तो ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो स्ट्रेस से न केवल आप भविष्य बल्कि अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा यह कहना है कि कई बार हमारे दिमाग में यह होना चाहिए, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो गया सो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेकिन अगर हमारे दिमाग में वही चलता रहा कि मेरे साथ ये हो गया है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो फिर कभी भी आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाएंगे। पांचवा पॉइंट है नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच ये बड़ी गंभीर चीज है। हम एक बड़ा As you think, you become। हमें याद रखना है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नकारात्मक सोच, कई लोगों को आपने देखा होगा कि हर चीज में निगेटिविटी लाते हैं। कोई भी काम बोला जाए, सर ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, या फिर अपनी जिंदगी, अपने परसेप्शन, अपनी अभी कार्य करना शुरू नहीं किया, लेकिन उनको थ्रेट होगा कि नहीं शायद मैं सफल ना हो पाऊं। मतलब हां से नहीं, वो ना से शुरुआत करते हैं। ये नकारात्मक सोच, इसको बदले बिना तो चाहे जितने फार्मूले हैं सब फेल है। इसको तो बदलना होगा। और नकारात्मक सोच आती कहां से अगर आपके दिमाग में हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो सराउंडिंग है, आप कैसा खाते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा पढ़ते हैं, आपके दोस्त किस तरह से हैं, किस तरह के डिस्कशन में आप शामिल हैं, इन सबको लेकर ही नकारात्मक सोच आती है। हमने दुनिया में बहुत सारी चीजें जो देखी होती हैं, उसको लेकर भी जब हम सराउंडिंग से अलग नहीं हो पाते तो नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। बार बार वैसा ही ख्याल आने लगता है कि हमसे ना हो पाएगा। अब यहां मैं एक बात और कहूंगा कि देखो, हमारे जो मन में है, इसमें हमारा मन बड़ा द्वंद्वात्मक चलता है। उसमें पॉजिटिव भी सेंस होता है और नेगेटिव भी सेंस होता है। मैंने भी अपने ऊपर किया, आप नई पीढ़ियां, आपके ऊपर भी हुआ होगा, हर आदमी के ऊपर होता है। जब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो, और अगर सुबह उठ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको पता है कि भाई अगर साइंटिफिक चला जाए तो एक जमाना था, अब तो ग्लोबल वार्मिंग ने सारा सिस्टम बदल दिया है, लेकिन फिर भी कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने में ज्यादा चीजें आती थी। अब इसकी कई लोग आलोचक भी। मेरा भी ये कहना है कि जिस समय आपका आउटपुट सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है, आप देखिए। लेकिन ये बात सही है कि उस समय उठने से ये फायदा तो था कि कोलाहल नहीं होता था, एनर्जी पॉजिटिव होती थी। इसलिए जब ये पॉजिटिव होगी तो जो चीजें आती हैं वो भी आपको पॉजिटिव मिलती हैं। हाँ, कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, तो मेरा कहना है कि मन अब क्या होगा। सब कहते हैं कि शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई पापा मम्मी शिक्षक सब कहते हैं कि सुबह उठो, तो पॉजिटिव मन कहेगा यार कमिट करोगे, उठना चाहिए, उठेंगे। आप अलार्म लगाते हैं, लेकिन एक दूसरा मन होगा, ये तो डिलेमा है, वो कहेगा यार कल से करते हैं। आप अलार्म की घड़ी को पहले, अब तो मोबाइल सब कुछ हो चुका है, लेकिन पहले के अलार्म क्लॉक आती थी, जैसे ही 4 बजे बजना शुरू हुआ मन में आता था बस 10 मिनट और दबा दिया, और वो 10 मिनट गया तो भाई साहब आप गए।
वो 10 मिनट कितने दिन और कितने साल जाएगा नहीं पता। तो ऐसी चीजें हैं, ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया। ये हमारे पास होता है, ये आपके ऊपर है। अब दो मन है, एक मान लो हीरो है, एक मान लो विलन है। अब ये तो तय है, जिसको तुम ज्यादा पोषण दोगे, जिसको ज्यादा मानोगे, जिसकी ज्यादा सुनोगे, वो वाला मजबूत होगा। तो इस चीज पर हमें नियंत्रण रखना है, और इन दोनों के जो डिलेमा है हमारे मन के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव ले गया वो पॉजिटिव होगा, वो अच्छा करेगा, वो स्ट्रेस मैनेज करेगा। लेकिन जो नकारात्मक सोच, सबसे गंभीर स्ट्रेस की जो हमारी लड़ाई है, वो इसी लेवल पर है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए निगेटिविटी को हटाएं, निगेटिव सराउंडिंग को हटाएं, क्योंकि ये तो तय है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब 7वां पॉइंट हम अगर कहें कि हमें अपने टास्क में इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, इस महत्व, इन अर्थ को समझना होगा। हमें अपने कार्य को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में बांटना होगा, और सब बटा होता है। लेकिन होता क्या है कि हम अर्जेंट वर्क को करते हैं, जो सामने है उसको करते हैं, हम इंपॉर्टेंट वर्क को वरीयता नहीं देते। अब बताइए, मानव जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद मानव जीवन, स्वास्थ्य। हम इस पर नहीं ध्यान देते। एक किसी ने कहा है बड़ी शानदार बात कि हार जीत, सफलता असफलता, जय पराजय में हम इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम सबसे एक महत्वपूर्ण चीज भूल गए, और उस चीज का नाम है जिंदगी। जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिंदगी ही भूल गए। We don't know what is life। क्योंकि इतनी परिस्थितियां, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, अर्जेंसी में सब कुछ कर रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत देर में रियलाइज होता है। और जब तक रियलाइज होता है, तब तक बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना होगा। इंपॉर्टेंट परसेंट अर्जेंट वर्क पे हम अर्जेंट वर्क पर काम करते हैं, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी और प्राइमरी वर्क में हमें प्रायोरिटी तय करना होगा। एक और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखें, जीभ पर नियंत्रण। ये मैं जानबूझ के दो तरीके से ले रहा हूं। स्ट्रेस चूंकि मेंटल के अलावा फिजिकल भी होता है ना, थोड़ा ये जो खान पान है, क्योंकि जो चीजें लुभाती हैं जरूरी नहीं है वो अच्छी है ना। जंक फूड, राहत इंदौरी कहता है ना, बुलाती है पर जाने का नहीं। तो यहां पर जो आकर्षित कर, जितनी चीजें इस समय आकर्षित करते हैं ना, ज्यादातर वो आजकल खराब। चूंकि अब देखिए ना, चाइनीज गुड्स कितने अच्छे दिखते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कुछ नहीं। तो समझ लीजिए, और यहां तक कि अब तो गाने वाले बता रहे हैं कि प्यार चाइना का माल है, प्यार को भी उन्होंने चाइना का माल बना दिया। तो खैर, कुल मिलाकर खान पान जो है, एक तो ये, और दूसरा जीभ पर नियंत्रण, मतलब जुबान पर नियंत्रण। जुबान पर नियंत्रण, गॉसिपिंग और इधर उधर की बातें, आप चुप रहिए। बुद्ध साहब हमेशा कहते थे, जब उनसे ईश्वर, आत्मा या मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में पूछा जाता था, तो मौन हो जाते थे। तो एक बहुत अच्छा शेर भी है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी बेहतर है, और या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपनी एनर्जी, हम अपनी ऊर्जा बहुत इधर उधर की बातों में लगाते हैं, व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, और अगर किसी को हर्ट हुआ या कोई बात आप सुने, वो भी आपको स्ट्रेस दे देता है। तो ये भी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीकों से जीभ या जुबान पर नियंत्रण इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, यही सब है ना, इन्हीं कारणों से आपको भी स्ट्रेस हो रहा होगा, जितनी बातें मैंने बताई। मैं होलिस्टिक एक चर्चा कर रहा हूं, जो आप लोगों ने पूछा, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि ये बेसिक रीजन है। और आप जिसने भी पूछा ये क्वेश्चन, या जो भी लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस में हूं, तो अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों स्ट्रेस है। इन्हें 7-8 रीजन में होगा। अब मेन बात जो आपने पूछी
कि सर ये सब तो कहानी है, ये सब तो चीजें सुन ली, कारण भी हो गया, थ्योरेटिकल हो गए, नियंत्रण क्या करें? तो बेटा सबसे पहले तो नियंत्रित करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी होगा जब आप ठान लो, क्योंकि इंसान के हौसलों से कुछ भी बड़ा नहीं, और हारा तो वो है जो लड़ा नहीं। तो यहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि आप अपनी बातों को टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स, योर रिलेटिव्स। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस बूस्टर, दोस्त रखिए, अच्छे वेल विशर्स अपने पास रखिए जहां खुल के बात हो सके। ये बड़ा आजकल ये सोशल मीडिया ने अकेलापन और बढ़ा दिया है। हर कोई बैठा हुआ है, मैंने तो यहां तक देखा है एक कमरे में 4 लोग हैं एक परिवार के, सभी साथ हैं लेकिन सभी दूर हैं, क्योंकि रूम में तो साथ हैं लेकिन सबके मोबाइल अपने अपने खुले हुए हैं, और कोई यूट्यूब पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई फेसबुक पे है। खुल के बात हो सके, और इसके लिए जो मेरा अनुभव है वो है दोस्त। और दोस्त का मतलब वो नहीं, आपने गाना सुना होगा, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। दोस्ती जो है ना, इस पे शर्तें नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल रिलेशन इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। कहा जाता है ना कि रिश्तेदार से बढ़कर भी दोस्त है, क्योंकि रिश्तेदारियां तो शायद ईश्वर बना देता हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दोस्त आप चुनते हैं। और दोस्त जब चुनते हैं तो वो दोस्त ऐसे हो जो आपके आलोचक नहीं हो, जो आपके पद आपकी औकात नहीं बल्कि आपको रियल सेंस में जानते हो, जहां आप कोई भी बात अपनी पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें रखें। याद रखिएगा, एंजाइटी डिप्रेशन तक तब जाती है जब आपके पास लोग ना हो, जब आप अपनी बात खुल के ना, आप अंदर अंदर कुड़ते हैं, आप अंदर अंदर सिसकते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, जिससे आप खुल के, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। ये जो भी आपको चीजें रोकती हैं, जो चीजें आपको तनाव देती हैं, अगर आप खुल के बात कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होता जा रहा है। गुड तो जरूर होना चाहिए। एक स्टडी कहती है, उससे पहले मैं अटल जी की एक पूरी कविता की लाइन तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगा। उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही थी कि घर कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, घर में एक कोना ऐसा जरूर होना चाहिए जहां खुलकर हंसा जा सके। तो इसी बात को लेकर कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ परिचित, कुछ शुभचिंतक जरूर हो। मान लीजिए अगर आप में नहीं है तो आपकी कमी है, बनाइए। एक बहुत सारी चीजों में देखा गया, एक केस स्टडी भी कहती है कि एक इमेजिनेशन किया गया, साइकोलॉजिस्ट ने, ऑब्वियसली अमेरिका की बात थी, उसमें यह देखा गया कि लोगों से कहा गया अपनी आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने चार सबसे जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, और 4 दोस्तों के साथ बैठकर हर बात, जैसे ही कोई बात आती है सब हंसने लगो, सब हंसने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उसने बात शुरू की और कहा, छोटी सी बात से शुरू की और कहा कि यार कल मेरी ट्रेन छूट गई, सब लोग हंसने, और उससे उसका कितना लॉस हुआ? नहीं, वो भाई गलती थी, दोस्त थे, हंसने लगे। इसी तरह समस्या बढ़ाते कि सब हंसने लगे। उसी में वो जो कारण उसका तनाव, वो वित्तीय समस्या थी या फिर जो है पारिवारिक समस्या थी या फिर किसी भी तरह की समस्या थी, बोला, देखा गया कि उस पर भी लोग विजुअलाइज कर रहा है, सब हंस रहे हैं, ये मूर्ख है यार, गजब, क्या क्या बात। आपको आश्चर्य होगा, देखा गया उसके स्ट्रेस गायब थे, अब वो ठीक सोचने की स्थिति में आ गया। तो इसलिए मेरा फिर कहना है
ये सब आज के गानों पे मत जाइए कि हर एक दोस्त पता नहीं क्या होता है। दोस्ती बड़ी जरूरी है, और अगर आप खुल के बात कर सके, परिवार, रिश्ते, दोस्त, परिवार, भाई बहन, माता पिता, किसी से भी जो आप जिससे जुड़ाव महसूस करते हैं, एक जरूर ऐसा हो जिससे आप खुलकर बात कर सकें। बहुत भारतीय फिल्में तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण रही हैं, और इसको जरूर आत्मसात कीजिए, इससे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, एक तो कभी भी हम अनरियलिस्टिक जो मैं पहले भी कह चुका हूं, अनरियलिस्टिक गोल ना रखें, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो उम्मीद है, अगर वो रियलिस्टिक होगी, हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी जो है क्या होनी चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए। अगर अनरियलिस्टिक होगी तो वो केवल और केवल आपको परेशान करेगी, जो इसकी प्रॉब्लम में आया। इसलिए आप उम्मीद किससे करते हैं? अगर उम्मीद करते हैं पहले तो यही गड़बड़ है, लेकिन अगर उम्मीद करते हैं तो रियलिस्टिक है कि नहीं, जिससे वो उम्मीद कर रहे हैं वो वास्तव में दे सकता है कि नहीं, वो देख लें। और मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी आप सबसे पहले तो बहुत सारी उम्मीदें सभी से ना करें, ये पहचान होनी चाहिए, और करें तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, अनरियलिस्टिक गोल ना रखें, ना उम्मीद रखें, तो इससे भी आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, लर्न टू से नो। ये एक बहुत बड़ी बात है, लर्न टू से नो। आप ना कहना सीखिए। ये बड़ी समस्या है, खासकर मैंने पूर्वांचल और बिहार साइड में देखा है। थोड़ा सोशलाइजेशन ऐसा होता है, वहां सोशलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होता है, और वो मानते हैं कि कोई बुरा ना मान जाए, और उस बुरा ना मानने पे कोई भी बात उसमें ना नहीं कहते, और जब ना नहीं कहते तो बड़ा स्ट्रेस देता है। आपने वो अमिताभ बच्चन की पिंक फिल्म देखी होगी, तो उन्होंने बड़ा शानदार कहा है, नो मीन्स नो। नो अपने आप में एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरा वाक्य है। यस, यूपीएससी इंटरव्यू के लिए भी मेरी सबसे अच्छी सलाह है, द बेस्ट आंसर इज नो। जिसने नो कहना सीख लिया वो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, और इंटरव्यू की तो यही कला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर नो मीन्स नो। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, कोई ऐसी चीजें आपसे मानी जा रही हैं, क्योंकि जो आप पूरा नहीं करेंगे और तब भी आपने ना नहीं कहा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक थाली है, मैं खिला आज आपको ज्यादा रहा हूं क्योंकि आप जुड़ाव महसूस करें। अब पता चला आपकी पूरी थाली भर दी गई डिश से, आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्या होगा? अगर ज्यादा खा लिया आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। दूसरा, जिस देश में हम SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात करें, भूख और गरीबी की बात हो रही है, भारत हंगर इंडेक्स में बड़ी खतरनाक स्थिति में है, और तब हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? स्ट्रेस ही तो दे रहे हो। ये अब इस बात को ले आओ आइडियाज पे, सामाजिक संबंधों पे। आप नहीं कर सकते और आपने ना नहीं कहा, और वो आपसे उम्मीद कर रहा है, ऑब्वियसली वो आपको स्ट्रेस में डाल रहा है। इसलिए जैसे ही कोई बात पूछे और आप नहीं कर सकते, आप ना कह दीजिए, देखेंगे आपको एक बड़ी गजब की शांति रहेगी, आप स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे। तो हमेशा जो नहीं कर पाते या जो आप में आपकी क्षमता में नहीं है, उसको अगर आप अस्वीकार कर देते हैं, कह देते हैं, पोलाइटली कहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कोई दोस्त आया, अब ये नहीं कि मैं ये सिखा रहा हूं कि हर बात पे आप ना कहना सीख दीजिए। जो स्ट्रेस देता जो आप ना कर सके, भाई जो कैपेसिटी में नहीं है उससे बाहर की चीजें हम क्यों सिखाएं? जो हम हैं अपने आप को जाना है ना। तो दोस्ती भी रखनी है, उसके लिए सब कुछ कर गुजरना है, लेकिन जब आपको स्ट्रेस में डाल दे, ऐसा वाला ना कहना है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था से, मतलब लर्न टू से नो। इसके बाद मेजर पॉइंट मैंने कहा था एटीट्यूड। अभी ऊपर बात की थी कि नकारात्मक सोच सबसे खराब होती है, और ये आपके ऊपर है। एटीट्यूड अगर आप
आपका पॉजिटिव है। एटीट्यूड तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि चाहे जैसी भी घटना हो, जो नेवर गिव अप है, आप इस तरह से सोचिए कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, इतना पॉजिटिव हो जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से, और एक बड़ी फेमस कहावत है, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपकी ये क्षमता ही दिखाएगी कि आप किस ऊंचाई तक जाएंगे। ये तो होना ही चाहिए पॉजिटिव। उस निगेटिव जो मैंने वहां कहा था, स्ट्रेस का कारण क्या है, तो निगेटिव सोच। तो सिंपल है यार, मैथमेटिक्स रीजनिंग है कि स्ट्रेस से बचोगे कैसे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव कैसे आएगा, बट ऑब्वियस है, वहां जो बताया था, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे सुसंगत जिसको बोलते हैं, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने तो पूरा निबंध लिख दिया है कि कुसंगत का जड़ सबसे भयानक होता है। तो क्यों नहीं सुसंगत में, अच्छे लोगों से मिलो, मेंटरशिप लो। अब ये पॉजिटिविटी जो है, ये एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हुआ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर ये चीज है कि आप किसी चीज को देखते कैसे हैं, इसको भी देखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई घटना हुई, कोई इवेंट हुआ, याद रखिए इवेंट जो है न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है। वो इवेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हमारी सोच उसे बनाती है। अगर पहले से ही, लेकिन वो बार बार इवेंट आपके साथ हो रहा है और आपके मन में आ गया, अरे ये हो गया, अब तो मैं फेल ही हूं, अरे ये मेरे लिए गड़बड़ है, ये कैसे आता है? लेकिन इसलिए क्योंकि आप उस स्तर पर नहीं गए। इवेंट जो है तटस्थ होता है। ये तो हमारी अप्रोच है, हमारा विजन है, हम उसे किस रूप से देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। मान के चलो इवेंट, कोई भी घटना जो है वो एक तरह से खाली स्लेट है। अगर उसको, ये आपके ऊपर है कि आप उसे व्हाइट रंगते हैं या ब्लैक रंग देते हैं, आप उसे पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव ले लेते हैं। इवेंट इवेंट होता है। इसलिए पहले से हमें मानकर नहीं बैठना है कि अगर ये हो रहा है तो मेरे लिए गड़बड़ है, अगर ये हो रहा है तो पहले ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा। इन चीजों से एकदम हट जाना है। और अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो ये मान के चलिए कि मानव जीवन की आधी जो जीत है, सफलता है, उसकी तरफ हम बढ़ गए। चलिए मान लेते हैं कोई इवेंट हुआ, मैं इवेंट की तो बात कर रहा था। अगर वो आपकी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी को वो प्रभावित करता है, अगर आपकी जिंदगी को, चलिए मैं लिख देता हूं, मैं जल्दी जल्दी में कुछ, अगर आपकी जिंदगी को वो घटना प्रभावित करती है, वो इवेंट प्रभावित, पहला मान लेते हैं कोई प्रभावित नहीं करती, तो जब नहीं करती तो छोड़ो ना यार, मस्त रहो, स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपको जिंदगी क्यों प्रभावित करती है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो फिर दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि अगर प्रभावित कर रही है तो इससे निकलना जा सकता है क्या? अगर निकला जा सकता है तुम्हारे कार्य से, तो कार्य करो, बैठने से क्या होगा? अगर तुम्हें लगता है कि इस इवेंट से तुम निकल सकते हो, लग जाओ उस काम पे, और अगर मेहनत करोगे, सही दिशा में बढ़ोगे, निकल जाओगे। लेकिन अगर प्रभावित कर रहा है लेकिन तुम्हारी क्षमता में नहीं है, तुम्हारी पकड़ से बाहर है, तुम उसे दूर नहीं कर सकते, तो क्या करो? छोड़ दो उसे। क्योंकि अगर चिंता करने से चिंता बढ़ती है, कम नहीं होती। समस्या है तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक चीज साफ है। अब देखो यहां गीता का ज्ञान है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तव में अगर सही तरीके से हमारे जो पुराने परंपराओं में, हमारे परिषदों में ज्ञान को लिया जाए तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। इस बात को मैं फिर कहता हूं, अगर प्रभावित नहीं कर रहा है तो उस बात की चिंता क्या करना, मस्त रहिए। लेकिन अगर प्रभावित करता है, और अगर प्रभावित कर रहा है, उससे निकल सकते हो तो पूरा प्रयास करो, गो फॉर इट। और अगर नहीं कर सकते तो ले देकर उसे
क्या करो, उसे दिमाग से हटाओ, क्योंकि जब आपके बस में नहीं है और आप उसको सोचते रहेंगे तो केवल और केवल स्ट्रेस देगा। और इसीलिए यहां पर गीता के ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। अनकंट्रोल लेवल चीजें हैं जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर अनकंट्रोलेबल चीजों पर हम नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी तो देगा। स्ट्रेस का कारण एक बड़ा साफ होता है कि जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उस पर भी जो है हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, है नहीं? अब जब नियंत्रित करने की चीजें, जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, अब डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप बहुत सारी चीजें आजकल देखे होंगे, क्लाउड बर्स्टिंग बहुत हो रही है। अब बादल कहीं गए मान लीजिए और अचानक बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब क्लाउड बर्स्ट आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप उसी को दिमाग में लेकर रखे रहे, क्लाउड बर्स्ट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वहां पे वो लोग गए थे, हो गया। भैया जो हाथ बने उसको छोड़िए, ये सोचिए कि वहां हो गया, उसके बाद अगर आप वहां हैं तो आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उससे कम डैमेज कैसे होगा, हम वहां के लोगों जो वहां उपस्थित है उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, जिसे हम प्री डिजास्टर, डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। उसी तरह से स्ट्रेस के लिए भी हमें दिमाग में रखना है कि अनकंट्रोलेबल चीजों पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अगर ये दिमाग में आ जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे स्ट्रेस से आप ऐसे ही बचते रहेंगे। कई बार एक चीज और होती है कि जब हम प्रॉब्लम्स इन लाइफ को देखते हैं, सबके पास, मैंने कहा ना जिंदगी है तो समस्याएं हैं, समस्याओं की अगर बात करें, ये समस्याएं आपके उसमें कितना हावी हो जाती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर समस्याओं से निकला केवल, देखो चिंतन बड़ा जरूरी है। चिंतन जो है वो आपकी बौद्धिकता को बढ़ाता है, अप्रोच को पॉजिटिव करता है। लेकिन जो चिंता है, कहा जाता है आग ताप से जला देती है और चिंता तो बिना आग के ही जला देती है। तो ये चिंता जो है ये समस्याओं का जन्म है, इसलिए इसी को तो हटाना, यही तो स्ट्रेस है। और कई बार ऐसी समस्याएं आएंगी जिस पर कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे कैसे हम, दो ही चीजें होती हैं, इसका एक फार्मूला होता है। पहले हम जो समस्याएं हैं, जो तनाव है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल के बाद अल्टरनेटिव तलाशें कि और क्या विकल्प हो सकता है। और लास्ट होता है, इसको कैड कहते हैं, फार्मूला CAD। और फिर उन समस्याओं को हमेशा के लिए डिलीट कर दें दिमाग से। कंट्रोल, अल्टरनेटिव एंड डिलीट। तो अगर इस तरीके से हम विषयों को देखने लगेंगे जो खासकर आपके लिए स्ट्रेस बनते हैं, पहले कोशिश करो कंट्रोल करने की। बहुत अच्छा है, अगर कंट्रोल कर लिया आप आगे बढ़ गए, क्योंकि उस चीज को लेके जा रहे हैं। फिर देखिए कि ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो अल्टरनेटिव है क्या, कोई और दूसरा विकल्प है, किसी अन्य रास्ते से जा सकते हैं क्या। अगर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, अल्टरनेटिव भी नहीं मिल पा रहा है, तो इट इज बेटर टू डिलीट दैट। हमेशा के भगाओ ऐसे लोगों को, ऐसी समस्याओं को, ऐसे विषयों को। जब ये कर लोगे तो देखोगे तुम काफी हद तक स्ट्रेस फ्री रहोगे। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर भी दिमाग लगा के स्ट्रेस ले लेते हैं। साथ ही साथ एक और बात आती है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण आसान नहीं है, लिख तो दिया लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सारी जो हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सब स्पीड ऑफ लाइट पे है। और हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब बादल गरजता है तो सबसे पहले लाइट तो बादल चमकना दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इसलिए होता है भैया कि ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा चाल स्पीड किसकी होती है, प्रकाश की होती है, तो इसलिए पहले दिख जाता है। लेकिन ये जो मन है ना,
ये हाल है। ग्रेटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ प्रकाश। प्रकाश तो तब भी काउंटेड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मन की स्पीड, मन तो वो सुना होगा ना, मन तो बावरा है, इतनी तेज भागता है और एक ही समय में प्रकाश तो मान लीजिए एक तरफ से जा रहा है तो डायरेक्शन होगा, मन तो एक समय में कितनी जगह जा सकता है, स्पीड भी ज्यादा है, डायरेक्शंस भी ज्यादा है। इसलिए ये भी अगर नियंत्रित नहीं रहेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा। नियंत्रण नहीं होगा तो तनाव होगा। इसीलिए एक बड़ी अच्छी बात हमारे उसमें कही गई है, यतो यतो निश्चलति मनस्य चंचलम स्थिरम। जहां जहां मेरा मन भागेगा मैं उसे स्थिर करने की कोशिश करूंगा, स्थिर करूंगा। तो हमारी सब चीजें आपको इस पे लिखा है और हमें मन पर नियंत्रण करना है। और मन पर नियंत्रण ऑब्वियसली आसान नहीं है। अब हमें करना क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की जो पावर, इसको बोलते हैं मी टाइम। एक अपने आप को समय दीजिए। मेरा ये कहना है, गिव योर टाइम टू योरसेल्फ। जो पॉइंट है, छठा पॉइंट होगा, अपने आप को समय दो। अपने आप को समय दो। वही जो मैंने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में समझाया। आखिर हम दुनिया में सबके लिए उपलब्ध हैं। हम दुनिया की सारी बातें करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कब समय देते हैं? इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा, आप दिन में 2 बार 15 मिनट अपने आप को दें। अलग बैठ जाएं। कोई ना हो, ना ये मोबाइल, ना कंप्यूटर, ना टीवी, ना लैपटॉप। कम से कम 15 मिनट इससे अलूफ हो जाए। आजकल आपने पढ़ा होगा, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिटल उपवास। एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिटल डिटॉक्स। ये करने की जरूरत है। इतना मोबाइल पे हम चले जा रहे हैं कि वो स्ट्रेस को जन्म दे रहा है। 15 मिनट अपने लिए और डीप ब्रीथिंग करके केवल ब्रीदिंग पर अपने कंसंट्रेशन को रखिए। ये केवल दिन में 2 बार, मतलब आधे घंटे किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने फिजिकल मेंटेनेंस के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिम जाइए। मेंटल, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है करिए। और इन सबके साथ मैं कहूंगा, जिंदगी में अपनी हॉबी और इंटरेस्ट जरूर रखिए। अभिरुचि और रुचि का होना मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अरे यार, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। हम लोग इस उम्र में भी बैडमिंटन जरूर खेलते हैं। वो हम लोग का बड़ा, पूरे दिन में जो तनाव होता है, ये अच्छा चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, दिन भर काम करो, लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे बैडमिंटन खेलो, स्ट्रेस बूस्टर हो जाता है। तो ये करिए। आपका जो भी गेम है, आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, सुनिए। जो आपको वास्तविक आनंद देता है वो जरूर करना चाहिए। इसलिए हॉबी और इंटरेस्ट पर समय दीजिए। फिजिकल फिटनेस के लिए आप योगा प्राणायाम कीजिए। इवन योगा तो बड़ा शब्द है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को जोड़ दे वही योग है। तो इसलिए हमें योगा, जिम, फिजिकल एक्सरसाइज और साथ ही साथ खान पान पर भी ध्यान, इन दोनों के लिए ही कहा जाता है ना, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा खान पान, है ना। तो इन सारी चीजों को हमें अपने उसमें देखना है। इसको कहते हैं मी टाइम। आपने एक बात सुनी, कभी कोशिश कीजिएगा, आप अपने नंबर को अपने ही मोबाइल फोन से डायल करें तो स्विच ऑफ नहीं बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा नंबर व्यस्त है। कहानी क्या है? कहानी ये है, आप कहीं मिलाएंगे मिल जाएगा, लेकिन अपना नंबर व्यस्त है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए ही समय नहीं है। हम व्यस्त हैं, अपने लिए व्यस्त हैं, समय निकालिए। एंड लास्ट पॉइंट, जो एक फार्मूला होता है, वो कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, इसका मतलब ये है, एक थ्योरेटिकल बात है लेकिन बात सही है। कोई बड़ा गोल है, आप एक काम कीजिए,
आप इसे टुकड़ों टुकड़ों स्लाइस में, सेगमेंट में बांट दीजिए और एक एक करके तैयारी कीजिए। अगर आप सारी, जैसे मैं अगर आईएएस की तैयारी के प्रसंग में बोलूं तो पता चला प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, 4 जीएस के पेपर हैं, एसए है, ऑप्शनल है, पीटी में और भी सीसेट पढ़ना है, और यही सोचते रहें स्ट्रेस आएगा। अरे भाई, अपना कैरिकुलम डिसाइड करो, मेंस से तैयारी शुरू करो और अपने मान लीजिए 10 आवर आपने बांट दी और 10 आवर ये मिनिमम। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक कोट पे बड़ा विश्वास करता हूं कि यू नेवर स्टार्ट विदाउट कमिटमेंट, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू नेवर फिनिश विदाउट कंसिस्टेंसी। तो कमिटमेंट होना चाहिए, पहले तो कमिट करो यार, बनना है, ठानो, और उसके बाद कंसिस्टेंसी। मैं मानता हूं 10 आवर स्टडी होनी ही चाहिए। भाई 10 घंटे हो गए, 10 घंटे में आप सोइए, खाइए, पीजिए, उसके लिए निकालिए, पूरा समय है 10 घंटे। 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग इज रियली स्ट्रेस बूस्टर। क्योंकि तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत कुछ करता है, ब्रेन को भी समय मिलता है, नहीं तो थकता रहता है बेचारा। नींद के समय ही तो ब्रेन को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो यहां पर 10 आवर की स्टडी, और अगर 10 आवर है आप बना दीजिए अपने टाइम टेबल को, जो भी आपके हो। 2 घंटे ऑप्शनल को दे दिए, 2 घंटे करंट को दे दिए, और 3-3 घंटे में जीएस के 2-2 पार्ट पढ़ लिए, और धीरे धीरे एक एक करके कवर की। नहीं तो अगर आपने सेगमेंटेशन नहीं किया और पहले से लोड लिया, इतनी पढ़ाई है बार बार बोझ की तरह, अरे बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और ये केवल स्ट्रेस देगा। दुर्भाग्य है हिंदी मीडियम में कुछ जो हमारे विद्यार्थी जो स्ट्रेस लेते हैं वो कितनी बेसिक चीज से लेते हैं, आप ये देखिए। यात्रा शुरू तो करो, पहले अपने गोल डिसाइड करने के बाद अपने समय सीमा को निर्धारित कर लिया। अब समय सीमा एक एक करके हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये सफलता का बहुत बड़ा पैमाना है। और एक और केस स्टडी बता दूं सेगमेंटेशन में, आप अगर लगातार 3 घंटे पढ़ते हैं, ये केस स्टडी है, आप साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं यहां कवि की तरह, मैंने पहले बोला था कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो कि केवल बातें अच्छी करते हो, तो चेक कर लीजिएगा। 3 आवर आप लगातार 3 आवर पढ़ें और उसकी एफिशिएंसी, उसका आउटपुट देखें, और एक एक घंटे का 3 स्लॉट बना लें और बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट का गैप बना लें, और तब देखिए कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है या 3 घंटे। आप पाएंगे कि ब्रेन को सोचने का, ठहराव का मौका मिला। आपको जो एनर्जी लेवल है आप देखेंगे फिर बड़ा मिलेगा। यहां पर जो आपका आउटपुट है उससे कम से कम 20% एफिशिएंसी यहां बढ़ी मिलेगी। एंड दिस इज लॉजिक, दिस इज साइकोलॉजी, एंड दिस इज प्रूवन स्टडी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेगमेंटेशन है इसको लेकर अपने आप को देखिए, और अगर इस तरह से चलेंगे तो धीरे धीरे तनाव कम होगा। तो अंत में जैसे कि वो लाइन है ना कि ना तो अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जियो तो अपने स्वभाव में जियो। अगर ये बात होगी तो आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। अगर किसी के प्रभाव में रहेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे आएगा, अभाव में रहेंगे तो भी आपको बहुत तरह के तनाव पड़ेंगे। लेकिन अगर वास्तव में आपका जो नेचर है, अपना स्वभाव है, उसके तरीके से चलते जाते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। तो आप अपने स्वभाव से जिए, और अगर ऐसे चलेंगे तो स्ट्रेस से आप दूर